हेलो एवरीवन, वेलकम दिस चैनल। एंड आज कवर करेंगे हम ये पॉइंट, ब्रिटिश राज एंड भारतीय निर्भरता। ठीक है, तो फटाफट कंप्लीट करते हैं, फटाफट फोकस और ध्यान के साथ आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं परिचय से। परिचय क्या है? ब्रिटिश राज का अर्थ है भारत महाद्वीप पर ब्रिटिश क्राउन का शासन। बिना टिक लगाए मैं समझाता हूँ, ठीक है? तो नहीं, मेरा नहीं, तो समझाता हूँ ऐसे करके। ब्रिटिश राज का अर्थ है भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश क्राउन का राज शासन। मतलब ब्रिटिश राज का बोलने का मतलब है भारत पर ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिश राजा यानी ब्रिटिश क्राउन यानी विक्टोरिया रानी का राज। ठीक है, यह अवधि 1858 से 1947 तक चली। ठीक है, जब भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में स्थानांतरित कर दी गई, तो इससे प्रत्यक्ष शासन भी कहते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई व्यापार करने के माध्यम से, व्यापार करने के बहाने से धीरे धीरे वो छोटे छोटे क्षेत्र पर एरिया करते 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 कब्जा करते करते वे लगभग पूरे ही भारत पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तब कुछ गलतियों के वजह से भी ब्रिटिश शासन ने बोला कि तुम लोग जो यहाँ पे इस तरह से कर रहे हो, यहाँ पे मैं, मतलब मेरा पूरा उसके हाथ में चले गया, क्राउन के हाथ में, कि मैं, मेरा यहाँ पे जो भी रूल रेगुलेशन यहाँ पे लागू होगा, मैं वहाँ पे लागू होगा मेरा। ठीक है, तो आप मतलब देख सकते हो कि कितने एरिया में जो ये ब्लू कलर का टिक लगा हुआ है, यहाँ पे लगभग जो है कि ब्रिटिश शासन हो चुका था, एंड सॉरी कम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो चुका था। और जहाँ जहाँ पे मैं ये वाइट स्पेस है वहाँ पे नहीं हुआ था। ठीक है, जब ईस्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में गया तो लगभग पूरे ही देश में शासन हो गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया का, सॉरी ब्रिटिश का। ठीक है, तो उसके बाद नया पृष्ठभूमि सजता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए थे प्राचीन, सॉरी परिचय, ब्रिटिश राज, परिचय ब्रिटिश राज, प्रत्यक्ष शासन, पृष्ठभूमि, 1897 प्लासी का युद्ध, 1897 के विद्रोह, ये सब हमने समझ लिया। 1897 के विद्रोह के बाद जो है प्रत्यक्ष शासन हमारे देश पे हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ये, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई कैसे, और इम्पोर्टेंट पॉइंट कैसे, कहाँ शुरू हुई कहाँ से अंत हुई। ठीक है, पूर्ण रूप से। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है, प्लासी का युद्ध। ये प्लासी का युद्ध। सेकेंड नंबर है हमारा बक्सर का नियंत्रण, बक्सर पर बंगाल पर कंपनी का नियंत्रण। ठीक है, थर्ड है हमारा बंगाल का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764। एंड थर्ड है दीवानी दीवानी अधिकार, राजस्व वसूली का अधिकार। ठीक है, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है कंपनी कंपनी शासन का विस्तार। एंड ये पॉइंट है 1897 की विद्रोह के बाद सीधे ही क्राउन शासन स्थापित, ब्रिटिश राज्य शुरू हो गया था। ठीक है, ठीक है, मतलब फ्लासी का युद्ध हुआ था 1797 को, बंगाल पर कंपनी का नियंत्रण हुआ था, एंड बक्सर का युद्ध, उसके बाद दीवानी अधिकार, राजस्व वसूली का अधिकार, कंपनी शासन का विस्तार, एंड उसके बाद हुआ था 1897 का विद्रोह, उसके बाद हुआ था क्राउन शासन की स्थापना 1898, सीधा ही ब्रिटिश राज्य शुरुआत हो गई थी। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है थर्ड नंबर, कि थर्ड नंबर ब्रिटिश राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था किस टाइप की थी। फर्स्ट नंबर थे हमारा गवर्नर जनरल वायसरॉय, एंड दूसरा था हमारा प्रशासनिक ढांचा। ये हमारे इस 3 पॉइंट के अंतर्गत हम ब्रिटिश राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को कवर कर लेंगे। ठीक है, एंड लास्ट में हमारा पुलिस एवं न्याय व्यवस्था किस टाइप की थी वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं।
गवर्नर जनरल वायसराय, भारत में ब्रिटिश क्राउन का स्वतंत्रता प्रतिनिधित्व, स्वतंत्र प्रतिनिधित्व, सर्वोच्च प्रतिनिधित्व, मतलब भारत में जो क्यून जो वहाँ से भारत के रूल के लिए जो उन्होंने भेजा था, वो गवर्नर जनरल वायसराय को भेजा था, ठीक है, जो कि भारत के ब्रिटिश क्राउन का सर्वोच्च प्रतिनिधित्व था। ये इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के टाइप से, कि जो फर्स्ट में हमारे भारत में भेजने वाले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वायसराय, ठीक है। तो ये भारत में ब्रिटिश क्राउन के सर्वोच्च प्रतिनिधित्व थे, ठीक है। उसके बाद नीतियों का निर्धारण और क्रियान्वयन का केंद्र था गवर्नर जनरल, ठीक है, वायसराय के अंतर्गत ये 2 पॉइंट आती है, ये कि भारत में ब्रिटिश क्राउन का सर्वोच्च प्रतिनिधित्व, एंड दूसरा था नीतियों का निर्धारण और क्रियान्वयन का केंद्र। और ये हमारा है प्रशासनिक ढांचा किस तरह का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो भारतीय सिविल सेवा ICS इसे प्रशासनिक की इस्पात की चौखट कहा जाता है, ठीक है। इस्पात की चौखट कहा जाता है, मतलब मैं बताऊं तो ये एक तरह का एग्ज़ाम था भारतीय सिविलियन सेवा, ठीक है। एंड ऊंचे पद पर लगभग ब्रिटिश की नियुक्ति होती थी। मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूं, प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का था, हमारे देश में लगभग बहुत सारे एग्ज़ाम तो होते थे जिसके थ्रू हमारे इंडियंस बहुत ही बड़े बड़े पद पर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर करके वो बहुत ही बड़े अधिकारी बन सकते हैं। लेकिन उसको इस तरह से मतलब डिज़ाइन किया गया था कि हमारे इंडियंस अंग्रेज़ी लैंग्वेज सीखे, एंड जो ब्रिटिश के द्वारा डिज़ाइन किया गया एजुकेशन सिस्टम है उसके थ्रू वो डिज़ाइन पढ़ें, ताकि उसमें जो पढ़ाया जाए वो ब्रिटिश की महानता के बारे में पढ़ाया जाए, जिससे स्टूडेंट या जो स्टूडेंट पढ़ करके बाद में अधिकारी पद पर जाएंगे उसके मन में विद्रोह की भावना नहीं आ सके, ठीक है। इस तरह से एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया गया था, एंड इस तरह से एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया गया था जो कि लास्ट में जब एजुकेशन सिस्टम ख़त्म होने के बाद जो स्टूडेंट तैयार हो उसके मन में क्रांति की भावना नहीं उत्पन्न हो, एंड वो लगे कि जो हमारे ब्रिटिश रूलर जो हमारे देश में नियम कानून लागू कर रहे हैं वो सही है। इस तरह से एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया गया था। एंड अगर स्टूडेंट ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में ज्वाइन होकर के यहाँ पढ़ाई कर करके वो एक तरह का बड़े अधिकारी बनते हैं, तो वो ऐसे भी ब्रिटिश अधिकारियों को ब्रिटिश रूल को उल्लंघन नहीं करेंगे। एंड अगर वो क्या कहता है नहीं करेंगे, अगर इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम में नहीं जाएंगे तो वो बड़े एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज वो था ज़रूरी था, ठीक है, कि इंग्लिश लैंग्वेज के ही थ्रू आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट ऐसे ऐसे क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर जन्म लिए जो कि बाहर जा कर के किसी तरह से करके बाहर जाके पढ़ाई किए और एक्चुअली में समझे कि किस तरह से चुनाव, किस तरह से हमारे देश को आज़ाद किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आकर के अपने इंडियन भाई बहनों को एजुकेट किया कि इस तरह से हम अपने देश के क्रांतिकारी, हमारे देश में जो जिस तरह से हो रहा है वो गलत है। हमारे देश के हम अधिकारी हैं, हम अगर यहाँ पे रह रहे हैं, हम अगर यहाँ के निवासी हैं, तो हमारे देश पर हमारा अधिकार होना चाहिए, ना कि किसी अदर पर्सन का जो कि बाहर से आकर के यहाँ पे बसा हुआ है, ठीक है। तब जाकर के जब एजुकेट किया तो तब फिर जाकर करके हमारे हिंदू भाई बहन को लगा कि नहीं, हमें क्रांति करनी चाहिए। तब जाकर के क्रांति स्टार्ट हुई और जाकर के लास्ट हमें जाकर के बहुत सारी क्रांति होते होते क्रांति होते होते तब जाकर के लास्ट में हमें स्वतंत्रता मिली, ठीक है। तो ये हमारा भारत की जर्नी रहा है, किस तरह से हमारे देश को आज़ाद किया गया। बहुत ही मुश्किल से हमारे देश को आज़ाद किया गया है, एंड बहुत सारे फ्रीडम फाइटर ने सेक्रीफाइस किया अपने बॉडी एंड ज़मीन का, ठीक है। बहुत ही सारे सेक्रीफाइस किए, तब जाकर के हमें स्वतंत्रता मिली है, ठीक है। तो इसके थ्रू मैं समझाना चाहूँगा कि जो भारतीय सिविल सेवा एक तरह का IAS एग्ज़ाम था, ICS एग्ज़ाम, जो कि इन फ्यूचर जो UPSC एग्ज़ाम में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। उसके थ्रू जो अगर बड़े अधिकारी पद को ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो उसे इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज सिस्टम में एंट्री करते हैं तो वो ब्रिटिश जो शासन रूल है वो समझेंगे और बोलेंगे कि नहीं, ये जो ब्रिटिश रूल लागू कर रही है वो बहुत ही अच्छी है। इस तरह से एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया गया था। अगर वो नहीं करते हैं तो उसे बहुत ही बड़ी बड़ी पद नहीं दी जाएगी, वो छोटे ही पद को ज्वाइनिंग कर करके
एक तरह का विदाउट बंदूक, सिर्फ लाठी लेकर करके एक तरह का छोटे छोटे पदों पर ही रहेंगे, एक तरह का सैनिक, ठीक है, एक तरह का सेवक, ठीक है, इस तरह से इस तरह से डिजाइन किया गया था। एंड पुलिस एवं न्याय व्यवस्था में अगर जाएं तो कानून व्यवस्था न्याय बनाने रखने के लिए एक संगठित पुलिस बल की स्थापना, ठीक है, पुलिस बल की स्थापना की गई थी, जिसमें कि छोटे छोटे पुलिस, उसमें क्या आया था कि हमारे इंडियंस को ही ज्वाइनिंग करते थे, जिससे 300-400 रुपए की मंथली इनकम देकर करके उसे ज्वाइनिंग करते थे। और हमारे इंडियंस भाई ज्वाइनिंग करते थे क्योंकि हमारे देश में लगभग आधुनिक स्थिति ला कर करके छोटे छोटे कुटीर उद्योगों का अंत कर दिया गया था। एंड हमारे कृषि सिस्टम यानी खेती बाड़ी को लगभग बहुत ही कर लेकर के किसान की स्थिति को ख़राब कर दिया था, जिसके कारण कि जो किसान के बेटे होते थे वो लोग सोचते थे कम से कम 300-400 रुपये मंथली मिलेगा तो कम से कम घर तो चलेगा। इस वजह से वो इसमें ज्वाइनिंग करते थे एंड नौकरी भी करते थे, ठीक है। लेकिन ये जो इस तरह से एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन ही किया गया था कि मतलब वो इस तरह से हो कि हमारा विद्रोह नहीं करे। लेकिन बहुत ही सारे फ्रीडम फाइटर थे जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी पुस्तक, अच्छी अच्छी दार्शनिक की पुस्तक को पढ़ कर करके, फ्रीडम फाइटर की पुस्तकों को पढ़ करके वो अच्छे से एजुकेट हुए कि नहीं, ये जो ब्रिटिश लोग कर रहे हैं बहुत ही गलत कर रहे हैं, इस तरह से हमें नहीं चलाना होगा जिससे हमारा देश बहुत ही ख़राब स्थिति हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने नोटिस किया था कि हमारे देशों में जो हमारे लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है, और ब्रिटिश लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, हमें बहुत ही अधिकार नहीं दी गई है, उन लोगों को अधिकार दिया गया है, उन लोगों को लगभग सेवक और लगभग जहाँ तक कि कर दिए जाते थे। और बहुत ही गंदी स्थिति होने के बावजूद भी हमारे ब्रिटिश लोग रूलर जो थे वो हमारे किसान भाइयों पर कोई तरह का दया नहीं दिखाते थे, सिर्फ अत्याचार करते थे। हम लोगों को एक तरह के कठपुतली, एक तरह से नौकर की तरह ट्रीट किया जाता था, ठीक है। हमारे बड़े बड़े ज़मींदारों, हमारे बड़े बड़े बहुत ही अच्छे अच्छे पर्सनल लोगों को के साथ ही बहुत ही गंदे तरह से व्यवहार किया जाता था, बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था, एक तरह का नौकर की तरह, ठीक है। उन्होंने समझा और इसे क्रांति के तरह में एक तरह से मोड़ दिया, ठीक है, जिससे क्रांति हुई हमारे देश में और हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है। एंड पुलिस एवं न्याय व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक संगठित पुलिस बल की स्थापना की, पुलिस बल की स्थापना की जिसमें हमारे इंडियन भाई बहन शामिल थे। एंड एकीकृत कानून प्रणाली लागू की गई, लेकिन यह अवसर भारतीय के खिलाफ पक्षपाती होती थी। पक्षपाती किस टाइप से होती थी कि बड़े बड़े पद सिर्फ ब्रिटिश लोगों को दी जाती थी, और बहुत ही छोटा पद जिसमें कम से कम बंदूक भी नहीं दिया जाता था, राइफल भी नहीं दी जाती थी, वो पद हमारे इंडियंस को दिया जाता था, जिसमें कि सिर्फ लाठी से ही काम चलाना पड़ता था। एंड नहीं तो एक अच्छा तरह से ड्रेस दिया जाता था। एंड बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद के लिए एक तरह का अच्छे से रिस्पेक्ट एंड बहुत ही अच्छे से उसको प्रोवाइड की जाती थी। एंड छोटे छोटे पदों को नहीं प्रोवाइड की जाती थी क्योंकि वो एक तरह का सेना था, ठीक है। एंड बहुत बड़े बड़े पद के अधिकारी वो एक तरह के अधिकारी थे, तो उससे बहुत ही अच्छा सिस्टम प्रोवाइड होता था, अच्छा सेवा प्रोवाइड होता था, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पुलिस एवं न्याय व्यवस्था को डिजाइन किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं कि भारतीय निर्भरता का चक्र, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन ने भारत को राजनीतिक, आर्थिक एंड सामाजिक रूप से ब्रिटिश पर निर्भर बना दिया। भारत को कभी दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ही एक अब ब्रिटेन के लिए एक संसाधन स्रोत बन गया, ठीक है, बन गया था। इसको तो हम डिटेल से देखें तो ब्रिटिश शासन ने भारत को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से ब्रिटेन पर निर्भर कर दिया, ठीक है, भारत को ब्रिटेन पर निर्भर कर दिया। क्योंकि जो हमारे बड़े बड़े पद थे तो वो तो ब्रिटेन के अंतर्गत आते थे, एंड बड़े बड़े डिसीजन जो सिर्फ ब्रिटेन लोग ले सकते थे, हमारे इंडियन को कोई भी तरह का डिसीजन तो लिया नहीं जा सकता था। इसी कारण हमारे भारत जो है वो ब्रिटेन पर निर्भर हो गया, ठीक है। भारत को कभी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था में एक था, जो कभी हमारा देश जो था लगभग औरंगजेब के टाइम में मैं बता दूं आपको तो लगभग हमारे पूरे वर्ल्ड में हमारा देश पूरे वर्ल्ड का जीडीपी का 25% था, जो कि 25% समझ रहे हो, मतलब एक चौथाई भाग था हमारे। मतलब मैं बता दूं तो जो दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हुआ करता था, मतलब दुनिया का जो हमारा देश था उस टाइम औरंगजेब के टाइम 25% इकोनॉमी को कवर करता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा
हमारा देश उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अमीर था, ठीक है। एंड वही बोलने यहाँ बोल रहा है कि ब्रिटिश शासन ने भारत को ब्रिटिश शासन ने भारत को ब्रिटेन पर निर्भर एंड दुनिया का सबसे बड़ा जो अर्थव्यवस्था हुआ करता था वो भी किसी के अंदर वो कर रहा था, ठीक है। संशोधन स्रोत बन गया था, ठीक है। संशोधन स्रोत यानी ब्रिटेन का संशोधन स्रोत यानी पैसा का संसाधन बन गया था, ठीक है। ब्रिटेन नियंत्रण किस तरह से ब्रिटेन नियंत्रण हो रहा था, मैं आपको बता दूं। तो ब्रिटेन नियंत्रण भारतीय निर्भरता को 3 भागों में बांटा गया था: राजनीतिक, सामाजिक एंड आर्थिक। राजनीति किस तरह से निर्णय लेने की क्षमता सिर्फ खत्म हो गई थी, भारत की निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो गई थी। आर्थिक तो एक तरह से शोषण ही किया जाता था। एंड सामाजिक, शिक्षा और संस्कृति पर प्रभाव। सामाजिक शिक्षा पर प्रभाव क्या डाला था? एक तो पढ़ना है तो इंग्लिश पढ़ना है, कहानी खत्म, नहीं पढ़ना है तो कुछ भी नहीं पढ़ना है। हमारे गुरुकुल सिस्टम को ख़त्म कर दिया था पूरे तरीके से। एंड जो अपना एजुकेशन सिस्टम था उसको लागू कर दिया था, जिससे कि एजुकेशन जो हमारे बच्चों के माइंड में जो क्रिएटिविटी हो रही थी वो तो बंद हो गई। एंड इंग्लिश सिर्फ एक तरह से रटने पर आधारित हो गया था। एंड आर्थिक की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा संशोधन का शोषण हो रहा था। एंड सामाजिक, राजनीति की मैं बात करूँ तो राजनीतिक में किसी इंडियन को किसी तरह का भी अधिकार या फिर किसी तरह का भी निर्णय लेने का अधिकार दिया ही नहीं गया था। बड़े बड़े पदों पर जो हमारे जो ब्रिटिश के लोग थे वो रूल कर रहे थे। एंड वो ही निर्णय लेते थे क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या करवाना है, ठीक है। इस तरह से जिस तरह से हमारे देशों के लोगों को किस तरह का निर्णय लेने का अधिकार दिया ही नहीं गया था, वो अलग निर्णय लेते थे, उसका वो विरोध करते थे एंड उसे ख़त्म कर देते थे, उसे सज़ा भी दी जाती थी इस तरह से। तो इस तरह से हमारे ब्रिटिश जो है भारत पर नियंत्रण कर रहा था। हमारा भारत जो है वो ब्रिटिश पर निर्भर था, क्योंकि पूरे तरीके से हमारे भारत का शोषण किया जा रहा था, ठीक है। एंड यहाँ पे देखें, यह निर्भरता ब्रिटिश नीति का परिणाम था, जिसका उद्देश्य भारतीय को ब्रिटेन के हितों के लिए इस्तेमाल करना था, ठीक है। मतलब भारत को निर्भर कर दिया था पूरा ब्रिटेन पर, ठीक है। राजनीतिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से। एंड यहाँ बात करूँ मैं तो ये निर्भरता ब्रिटिश नीति पर निर्भर थी। उसका उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के हितों के लिए इस्तेमाल करना था और कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पेज ये है, इसको समझते हैं। ये हमारा है 5 आर्थिक शोषण, भाग 1 राजस्व व्यवस्था, ठीक है। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत से आर्थिक राजस्व वसूलना था। इसके 3 प्रभाव प्रणाली लागू थे। फर्स्ट नंबर था अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा था रैयतवाड़ी, तीसरा था मालावाड़ी, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त की मतलब था कि जो हमारे बिहार जैसे राज्य थे, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, तीनों क्षेत्र पर इस तरह का अस्थाई बंदोबस्त किया गया था कि इतने क्षेत्र पर जो एक ज़मींदार रहेगा, इतने क्षेत्र पर एक ज़मींदार रहेगा, जो कि यहाँ के किसानों को एक निश्चित कर लेगा, ठीक है। और वो कर को सरकार के पास पहुँचाएगा, ठीक है। मतलब खेती हो चाहे ना हो, किसानों को एक मूल्य, एक निश्चित अमाउंट को अपने ज़मींदारों को देना होगा, ठीक है। जिसमें कि लगभग एक चौथाई क्या एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट था, जिससे कि हमारे किसानों को खेती करने के बाद बचता ही नहीं था। एंड जब वो नेक्स्ट टाइम खेती करते थे
तो वो एक तरह का लोन लेकर के खेती करते थे, उधार लेकर के खेती करते थे। उधार किससे लिया जाता था? तो ज़मींदार से, ठीक है। ज़मींदार जब उधार लेता था तो फिर ज़मींदार से जब उधार लेता था और उधार को नहीं चुका पाता था तो ज़मींदार उसके खेतों पर कब्जा कर लेता था, ठीक है। इस तरह से ज़मींदारों की ज़मीन बढ़ती चली गई एंड उसके अंदर में किसान क्या थे, एक तरह से नौकर की तरह काम करते थे और उसकी मजदूरी इतनी सी थी कि बस एक टाइम का खाना वो भी मुश्किल से हो पाता था, जिससे कि हमारे किसान भाई बहुत ही गरीब एंड बहुत ही लाचार एंड आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई, ठीक है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा का यही कारण था जिस वजह से हमारा बिहार अभी तक भी गरीब है, ठीक है। यही रीज़न था, ठीक है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे डिटेल से देखते हैं क्या क्या यहाँ बताया गया है। अस्थाई बंदोबस्त था क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा। व्यवस्था था जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया गया एंड राजस्व अस्थाई अस्थाई रूप से तय कर दी गई। परिणाम किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ क्योंकि जमींदार अधिक से अधिक लगान वसूलते थे, ठीक है। जमींदारों को भी तो कुछ रखना था ना, तो इस वजह से अगर ब्रिटिश सरकार बोलती थी 90% लेना है तो जमींदार 99% लेते थे, जिस वजह से 9% इसको ही बचता था एंड 90% जाकर के वो ब्रिटिश को पहुंचा देते थे, ठीक है। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा शोषण हमारे किसान को हुआ। मैं यहाँ पे एक तरह से इमेज भी दिखाया हूँ जी, किस तरह से हमारे किसान भाइयों का जो है कि शोषण होता था, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अमाउंट, यहाँ पे देखो बहुत ही बड़ा अमाउंट देना पड़ता था, ठीक है। और जैसे कि हमारे किसान भाइयों का बहुत ही ख़राब स्थिति हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से मैंने समझा दिया, ठीक है। अब रैयतवाड़ी देखते हैं, रैयतवाड़ी क्या है। दूसरा हमारा पॉइंट है रैयतवाड़ी क्या है। क्षेत्र जैसे बम्बई, मद्रास, सरकार सीधे किसान से लगान वसूलती थी। यहाँ पे क्या था, छोटा छोटा ज़मीन नहीं था, बड़ा बड़ा ज़मीन था, तो वो क्या करता था, एक निश्चित लागू कर देता था कि सरकार को ही सीधा जाकर के इतना टैक्स देना है, ठीक है, कहानी ख़त्म। एंड लगान की दर भी बहुत ही ज़्यादा उच्च थी, लगभग 75% तक उच्च, एंड 75% हर साल उसको देना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि 75% उसको हर साल देना है। आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे सोच रहे होगे कि 50% तो देना है, 50% तो बहुत ही कम मतलब बहुत ही कम होता है, कोई दिक्कत नहीं होता होगा, लेकिन नहीं, 50% हर साल देना है, चाहे खेती हो चाहे ना हो, ठीक है। जिससे कि अगर आज खेती हुई तो 50% देना ही है, अगर कल दिन उसकी खेती नहीं हुई तो 50% देना होता है। जिससे कि ज़मींदारों से वो कर्जा ले कर करके खुद ज़मीन मतलब सरकार को पहुंचाया करते थे, ठीक है। जिससे कि नेक्स्ट टाइम के लिए उसके पास बीज भी बोने के लिए पैसे नहीं होते थे एंड वो अपने ज़मीन को लगभग बेच दिया करते थे और बहुत सारे किसान इसी चीज़ों पे लगभग वो आत्महत्या कर लेते थे, ठीक है। तो हमारे किसान भाइयों का बहुत ही गंदा स्थिति रहा है बहुत ही पुराने टाइम से। लेकिन हाँ, जब राजा महाराजा थे, भारत के राजा महाराजा जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिंदुसार गुप्त, इस सब के टाइम में हमारे किसान भाइयों का इतना गंदा स्थिति नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, ये भी मैं बात बता दूंगा आप लोगों को कि कम से कम मुग़ल शासकों के टाइम में पे भी हमारे किसानों का इस तरह से गंदा स्थिति नहीं रहा था जिस तरह से ब्रिटेन के टाइम में रहा था, ठीक है। तो मैं बता दूं कि इसी वजह से अभी तक भी हमारे किसान उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जस्ट इधर ही 10 से 20 साल पहले ही मतलब धीरे 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 बहुत सारे किसान खेती करना कम्प्लीटली छोड़ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा बहुत जिससे कि बाहर कम बहुत ही बड़े बड़े शहरों में जाकर के वो नौकरी चाकरी करते हैं, ठीक है। जिस वजह से कोई भी लगभग अभी जो छोटे छोटे किसान होते हैं वो खेती करना नहीं चाहते इसी रीजन से, ठीक है। क्योंकि लगभग कुछ ना कुछ जलवायु परिवर्तन के कारण वो उसकी लॉस होते रहती है, लॉस होते रहता है, उतना भी इन्फॉर्म प्रॉफिट खेती से नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हर एक माता पिता अगर कोई किसान होते हैं तो बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने बेटे को मैं खेती किसान नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो इसके थ्रू समझ सकते हो कि किसानों की कितनी गंदी स्थिति थी, ठीक है। तो मालावाड़ी व्यवस्था क्या था, मालावाड़ी में क्षेत्र उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश एंड मध्य भारत पंजाब आते थे। पूरे गांव या माहौल से सामूहिक रूप से लगान तय और वसूला जाता था। जैसे कि मतलब यहाँ पे ये एक तरह का समूह है, ये एक तरह का समूह है, ठीक है। इस समूह से 10 रुपया पर ईयर, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूं कि 10 रुपया पर ईयर सरकार को जाना था, चाहे इसमें
इसमें मैं बता दूं, इस तरह से होता था कि इसकी खेती नहीं हुई, इसकी अगर खेती नहीं हुई तो इसका भरपाई ये लोग करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम पे अगर इसकी खेती नहीं हुई तो ये सब भरपाई करेगा, ठीक है। इससे मैं बता दूं कि एक समूह के द्वारा जो था कि वो एक तरह से निश्चित टैक्स सरकार को जाती थी, ठीक है। मतलब मैं सब एक तरह से मैं कह दूं, पूरे भारत पे एक गंदी स्थिति टाइप की, गंदी सिस्टम के टाइप का जो कि था, एक तरह से कर वसूला जाता था, जिससे कि हमारे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव किसानों पर ही पड़ा। एंड कुटीर उद्योग यानी छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग कम्प्लीटली ख़त्म हो गए। एंड जो रोज़गार थे, जो कारीगर थे, वो लगभग जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो कंपनी इस्टेब्लिश की गई थी उसी के अंदर वो रोज़गार करते थे, जिससे कि उसकी मतलब मजदूरी में बताऊं तो इतना ही होता था जिससे कि वो लगभग एक दिन का खाना पीना कर सके और कुछ भी नहीं कर सके, बस इससे ज़्यादा उसका कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। इस तरह से हमारा बिहार का स्थिति पूरा ही हमारे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल में पड़ा है, ठीक है। जिससे अभी भी बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति है बिहार की, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि 6 नंबर आर्थिक आर्थिक शोषण, धन की निकासी, ठीक है। यह सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक में, ये आप पढ़ सकते हो, पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है, में प्रस्तुत की गई थी। अर्थ है भारत में तो देखते हैं यहाँ पे क्या है कि यह सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किए। अर्थ है भारत में संसाधनों और धन का एक तरफा प्रभाव ब्रिटेन की ओर हो रहा था, जिसके बदले भारत में कोई आर्थिक व्यवस्था लाभ नहीं मिल रही थी। मतलब सिर्फ इस तरह से जो है कि उन्होंने दादा भाई नौरोजी ने बताया कि इस तरह से हमारे एक तरफा लाभ था कि सिर्फ ब्रिटिश लोगों को ही लाभ हो रही थी, हमारे देश के लोगों को बिल्कुल भी लाभ नहीं हो रही थी, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया गया है, ठीक है। यह निकासी कैसी थी? प्रश्न नंबर था, ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन भत्ते पोषण में ब्रिटेन भेजते थे, ठीक है। भारत में ब्रिटिश सेना, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं ब्रिटिश अधिकारियों को के वेतन भत्ते और पेंशन जो ब्रिटेन भेजे जाते थे, भारत में ब्रिटिश सेना को बनाए रखने का खर्च। अगर इस चीज़ को मैं समझाऊँ तो यह निकासी कैसे हुई, ठीक है, यहाँ देखते हैं। यह निकासी कैसे हुई? ब्रिटेन अधिकारियों को वेतन भत्ते पेंशन ब्रिटेन भेज जाते थे। मतलब हमारे देश में जो भी मतलब आदमी रहते थे, वो जो भी नौकरी करते थे, उसका जो वेतन होता था वो ब्रिटेन भेज जाते थे उसके फैमिली के पास। बट हमारे उनका रहने का, खाने का, पीने का टैक्स भारतीयों से ही लिया जाता था एंड उसका टैक्स किसी तरह का भी नहीं लगता था। लेकिन वहीं जब हमारे इंडियन लोग किसी तरह का भी काम करने के लिए ब्रिटेन जाते थे तो वहाँ पे रहने का, खाने का, पीने का सब तरह का खर्च कर दिया जाता था, ठीक है। हमारे भारत को एक तरह का उद्योग की तरह इस्तेमाल किया गया, ठीक है। हमारे भारत को एक तरह का उद्योग की तरह इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे प्रोडक्ट उपजाई जाती थी एंड इसको सीधा ब्रिटेन भेज दिया जाता था, ठीक है। एंड उसके बाद क्या, वो तो फ्री में भेज दिया जाता था गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। वहीं ब्रिटेन से कोई तरह का पैसा भारत नहीं आता था, ठीक है। बहुत सारा पैसा एंड प्रोडक्ट ब्रिटेन तो ज़्यादा था लेकिन ब्रिटेन से कोई तरह का पैसा यहाँ पे नहीं आता था, ठीक है। एंड शोषण किस तरह होता था, निकासी कैसे होती थी? भारत में ब्रिटिश सेना को बनाए रखने का खर्च, ब्रिटेन में इंडिया ऑफिस, भारत सचिव के कार्यालयों के खर्च, ब्रिटेन पूंजीपति द्वारा भारत में लगाए गए धन पर दिया जाने वाला भारी ब्याज, ठीक है। इस तरह से ही निकास हुआ करती थी, ठीक है। एंड यहाँ भी मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। तो नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं और ये हमारा नेक्स्ट पेज, ठीक है। ये हमारा 7 नंबर पॉइंट है कि
भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमिक, ठीक है। तो क्या ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के विनाशकारी परिणाम हुए। कृषि का पतन, भारतीय लगानों के कारण किसान कर्जे में डूब गए। नकदी फसल कृषि का पतन हुआ, भारी लगान के कारण किसान कर्ज में डूब गए। एंड नकदी फसल नील कपास की खेती पर जोर दिया गया, जिससे खाद्यान्न बहुत ही मतलब जो ज़मीन वो बंजर होते चला गया, ठीक है, कम हुई, जिससे हमारे खाद्यान्न उत्पादन कम हुए। खाद्यान्न उत्पादन मतलब हमारे खेती की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो गई, जिससे अकाल पड़ने लगा, ठीक है। एंड सेकंड नंबर है हमारा ये औद्योगिकीकरण, ठीक है। ब्रिटेन के कारखानों में बने सस्ते मशीन निर्माता कपड़े के आयात ने भारत के विश्व प्रसिद्ध कपड़े कुटीर उद्योग को नष्ट कर दिया। वही ना बोले कि जब हमारे देश में बड़े बड़े कुटीर उद्योग यानी बड़े बड़े कंपनी जब बैठे तो वहाँ पे एक बार में 1000 कपड़ा को बनाया जाता था, और जब किसी आदमी के थ्रू कपड़ा को सेल किया जाता था तो वो जब बनाता था घर में हाथ के थ्रू तो 1 से 2 बनाता था। जब ये बहुत ही कम प्राइस में कपड़े को सेल करने लगा तो ये जो हमारे भारतीय कारीगर थे उसके कपड़े को सेल बहुत ही प्रॉब्लम से होती थी, वो सेल नहीं हो पाती थी क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा पड़ता था, ठीक है। जिस वजह से क्या हुआ कि हमारे कुटीर उद्योग यानी छोटे छोटे कपड़ा एंड प्रोडक्ट का जो था वो धीरे धीरे बंद हो यानी नष्ट हो गया। 1870 तक भारतीय निर्माता स्थानीय खपत का केवल 25 से 45% ही बने रहे थे, मतलब लास्ट तक ही हमारे देश में जो खुद के बनाए हुए कपड़े पहनते थे वही बचे हुए थे, बाकी बाद लगभग सभी कुटीर उद्योग यानी ख़त्म ही हो चुके थे। गरीबी और अकाल, लाखों कारीगरों और शिल्पकारों बेरोजगार हो गए, जिससे भूमि पर दबाव पड़ गई। 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कई बड़े अकाल पड़े जिनमें करोड़ लोग मारे गए, ठीक है, मृत्यु हो गई करोड़ लोगों की, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करूँ अच्छे से, इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो इसको मैं अगर अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। कृषि क्षेत्रों में, औद्योगिकीकरणों में एंड गरीब अकाल पड़ गया लास्ट में जाकर। फर्स्ट नंबर कृषि पर कैसे प्रभाव पड़ा, तो कपास एंड नील की उपजावन के कारण खेत बंजर हो गए एंड अकाल, और बड़े बड़े उद्योग की स्थापना के कारण छोटे मोटे कुटीर उद्योग एंड जो कारीगर थे वो बेरोजगार हो गए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सस्ते में प्रोडक्ट दिए जाते थे बड़े कंपनियों के थ्रू द्वारा, एंड छोटे छोटे जो घर में कपड़ा बनाते थे उसके थ्रू कपड़ा उसका बिक्री कम होता था, ठीक है। तो दोनों की वजह से हमारे देश में कारीगर बेरोजगार हो गए एंड खेत बंजर हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सब बेरोजगार हो गए, ठीक है, जिससे खेत में अकाल पड़ी एंड लोग करोड़ों की संख्या में मारे गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पेज है, पॉइंट है कि 18 नंबर पॉइंट है, जैसे मैं बता दूं तो सामाजिक एंड सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़े। फर्स्ट नंबर है शिक्षा नीति, ठीक है। दूसरा है पाश्चात्य प्रभाव,
तीसरा है समाज सुधारण एंड भेदभाव। इस पेज में हम ये सब कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो शिक्षा नीति क्या है? मैकॉले की शिक्षा की नीति का उद्देश्य एक ऐसे भारतीय वर्ग तैयार करना था जो कि रक्त एंड रंग से भारतीय हो, पर रुचि विचार एंड बुद्धि से अंग्रेजी हो। इसका लक्ष्य प्रशासनिक के लिए क्लर्क बाबू तैयार करना था। ठीक है, मैं क्या बताया था, ये सब बताया था ना। तो फिर इसको अच्छे से पढ़ते हैं। क्या मतलब, बोलने का मतलब है मैकॉले के अनुसार कि शिक्षा नीति 1835 में क्या उद्देश्य रखती थी भारतीय। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो एजुकेशन सिस्टम दिया जाए बचपन से ही वो इंग्लिश सिखाया जाए, ठीक है। जिसके थ्रू कि उस तरह का उसको एजुकेशन सिस्टम ही प्रोवाइड किया जाए कि अगर वो ब्रिटिश का चापलूसी करता है तो वो भारत में रह सकता है, अगर वो नहीं करता है तो वो बेरोजगार हो जाएगा। एंड कोई तरह का सिस्टम ऐसा था भी नहीं कि जिससे कि उसकी घर की रोजी रोटी चल सके, ठीक है। एजुकेशन ऐसा प्रोवाइड किया जाता था कि उसे नौकरी ही करना है, जैसा कि अभी भी चल रहा है, ठीक है। मतलब कि पढ़ना है लिखना है, मैट्रिक इंटर BA पास करना है, एंड उसे क्या करना है, एक तरह का जॉब करना है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट जॉब करने का मतलब है किसी कंपनी फैक्ट्री में जो ब्रिटिश लोग बना चुके हैं उसकी कंपनी में काम करना है। एंड गवर्नमेंट जॉब करने का मतलब है वही जो ब्रिटिश की आर्मी में या फिर फौज में भर्ती होना। एंड बड़े पद तो दिए नहीं जाएंगे क्योंकि बड़े पद तो ब्रिटिश के लिए हैं। एंड छोटे पद दिए जाएंगे जिससे कि बड़े पद वाले अधिकारी, जैसे कि कोई अंग्रेजी अधिकारियों का एक तरह का गुलाम बन के रहना, इस टाइप से, ठीक है। तो इस तरह से वो सिस्टम तैयार किए हुए थे जिससे कि देखने में रंग रूप से तो इंडियन हो, बट ब्रिटिश का माइंड सेट हो, ब्रिटिश का गुण हो उसमें, ठीक है। इसी तरह का वो लक्ष्य लेके चल रहे थे, ठीक है। पश्चात प्रभाव, अंग्रेजी भाषा, पहनावा, जीवन शैली का प्रयास हुआ। ईसाई मिशनरीज ने धर्म परिवर्तन की बढ़ावा दिया जिससे प्रारंभिक समाज ताने बाने में तनाव पैदा हुआ। अब इसको समझते हैं, इसमें क्या है। पश्चात प्रभाव, अंग्रेजी भाषा, पहनावा, जीवन शैली का प्रयास हुआ, प्रसार हुआ। अंग्रेजी जीवनशाला मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे देशों में अंग्रेजी पहनावा ओढ़ावा का धीरे धीरे प्रचार होने लगा, ठीक है। ईसाई मशीनरियों ने धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया, मतलब ईसाई लोगों ने क्या किया, धर्म परिवर्तन पर थोड़ा बहुत जोर दिया और बढ़ावा दिया, जिससे नहीं होता है कि हमारे देश में अगर तुमको रहना है, हम इंडिया में रहना है, तो वेशभूषा अंग्रेज जैसा पहनो जिससे कि तुम्हें इज्जत मिलेगी। अगर पहनावा ओढ़ावा अगर तुम अंग्रेजी जैसे पहन के चलते हो तो तभी तुमको अंग्रेजी समझेंगे और थोड़ा बहुत इज्जत मिलेगा। एंड अगर तुम ईसाई बनते हो तो तुम्हें और इज्जत मिलेगा, क्योंकि हमारे देश इंडिया में ईसाई लोगों को बहुत ही ज़्यादा इज्जत एंड बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती थी। जैसे कि अगर कोई बस है तो उसमें अंग्रेजी अगर बैठे हैं, गोरे लोग बैठे हैं, तो उसको पहले सीट दिया जाएगा। एंड अगर महिला है, अगर वो इंडियन महिला है तो उसे सीट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। या फिर इंडियन पुरुष है तो सीट नहीं दिया जाएगा। इसी कारण से इज्जत पाने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते थे, ईसाई धर्म के कपड़े एंड ईसाई धर्म अपना लेते थे। एंड प्रचार प्रसार कपड़े पहनावा ओढ़ावा का हुआ तो बहुत सारे इंडियंस क्या किए, उसे अडॉप्ट कर लिए, जिससे कि उसकी थोड़ी बहुत इज्जत बढ़ी। एंड इसी तरह से हमारा ये हुआ, प्रभाव पड़ा, ठीक है। एंड तीसरा है समाज सुधार एंड भेदभाव। समाज सुधार एंड भेदभाव, सकारात्मक सती प्रथा पर रोक, 1829 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता, 1856 जैसी कानून बनाए। नकारात्मक, अंग्रेजों ने नस्लीय भेदभाव नीति अपनाई, खुद को भारतीय से श्रेष्ठ समझा। बताऊं तो समाज सुधार भेदभाव, समाज सुधार भेदभाव में सती प्रथा बाल विवाह को बंद कर दिया गया। हमारे धर्म, हमारे इंडियन में यह प्रथा थी कि सती प्रथा मतलब अगर कोई मर जाता है पुरुष तो उसके साथ ही उसकी वाइफ को उसी के साथ बांध करके जिंदा जला दिया जाएगा। इस तरह का प्रथा था। इस तरह का प्रथा का मतलब था कि अगर कोई किसी का पुरुष मर जाता है तो पुरुष से ही स्त्री का वजूद एंड पहचान होता है। अगर पुरुष ही मर गया तो स्त्री का क्या रहना या फिर क्या करना हो उसको रह करके, तो उसी के साथ उसे भी चले जाना चाहिए, ठीक है, मर जाना चाहिए, ठीक है। ये था। एंड बाल विवाह था कि बहुत ही छोटे छोटे बच्चियों छोटे छोटे बच्चों का विवाह करवा दिया जाता था, ठीक है।
ये सभी प्रथा को कि उन्होंने क्या किया, करने का ट्राई किया, प्रयास किया, बंद करना शुरू किया, कानून लागू किया, ठीक है। जिससे भी बहुत सारे इंडियंस लोग भड़के, क्योंकि उनकी एक तरह से प्रथा था, चली आ रही थी, पूर्वजों ने उसे बना के दिया था, ठीक है, हम लोगों के पूर्वजों ने बना के दिया था, इस तरह से प्रथा चली आ रही थी। तो इस तरह से भी विरोध उन्होंने किया, ठीक है। नकारात्मक अंग्रेजों ने नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया, मतलब वो उन्होंने कहा कि अगर कोई गोरा है तो वो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है, अगर कोई काला है तो वो बहुत ही ज़्यादा तुच्छ है, क्योंकि गोरा लोग अच्छे दिखते हैं, इस तरह से उन्होंने कहा, ठीक है। अपने आप को श्रेष्ठ समझा एंड इंडियन को बहुत ही बुली करने लगे। बुली करने का मतलब इज्जत नहीं देते थे, ठीक है। अगर कोई बस में अंग्रेजी लोग हैं तो उसे बहुत ही पहले सीट मिलेगी और अच्छा सीट मिलेगी, अगर कोई इंडियन है तो सीट नहीं मिलेगी क्योंकि हम गोरे हैं, काले हैं, इस तरह से भेदभाव किया जाता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ये 9 नंबर पॉइंट है हमारा, प्रतिरोध एंड राष्ट्रीय चेतना का उदय। ब्रिटिश शोषण और दमन ने भारतीय प्रतिरोध एंड राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इस तरह के जो दमन, इस तरह के जो शोषण के कारण हमारे देश में बहुत ही लोग गुस्सा हुए एंड एक तरह से पर डे इस तरह का भेदभाव, इस तरह के नियम, इस तरह के कानून और इस तरह का शोषण के कारण सभी लोग धीरे धीरे भड़क गए, ठीक है। कि हमारे देश में एक तरह का तो सही कानून नहीं है, हम लोगों को न्याय नहीं मिलती, हम लोगों के साथ इस तरह गलत व्यवहार किया जाता है एंड खेती भी इस तरह से की जाती है ज़बरदस्ती, हम हमारे ज़मीनों पर ही नील उपजाने के लिए बोला जाता है, जिससे कि हमारे खेत बंजर हो जाते हैं, जिससे कि अकाल पड़ रही है, लोग मर रहे हैं, तो इससे लोग धीरे धीरे मन में क्रांति की भावना जगने लगा, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो 1897 की विद्रोह यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा संगठित विद्रोह था। हालांकि इसे क्रूरता से दबा दिया गया, इसमें भारत में राष्ट्रवाद की आग को भड़का दिया। राष्ट्र चेतना का उदय, राइस ऑफ नेशनल कॉन्सिक्वेंस। यहाँ पे देखें तो मैंने बताया आपको ये सब के बारे में कि कहाँ से किस तरह से हुआ। 1897 फ्रांसी का युद्ध, 1864 बक्सर का युद्ध, 1897 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1898 भारत में सरकार अधिनियम, 1885 को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, 1909 को बंगाल का विभाजन एंड 1947 को स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता, ठीक है। ये तो लगभग आप लोग देख लेना, ठीक है। उसने नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या, तो ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ये 11 नंबर, शोषण और निर्भरता का चक्र एक नज़र में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश शासन की स्थापना एंड शोषणकारी नीति, आर्थिक शोषण, भारतीय निर्भरता, परिणाम गरीबी, बेरोजगार एंड अकाल, जागृति, राष्ट्रीय चेतना और प्रतिरोध, ठीक है। मैं आपको बस, आप थोड़ा सा ध्यान देना, आप थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। मैं आपको बहुत ही जल्दी फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ। ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई, ठीक है। स्थापना कैसे हुई, हमारे देश में व्यापारी लोग आए एंड उन्होंने शासन के व्यापार के बहाने से धीरे धीरे छोटे छोटे क्षेत्रों पर कब्जा करते 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 हमारे देशों पर पूरे रूप से कब्जा कर लिया, ठीक है। और बहुत सारे युद्ध हुए, कुछ जमींदार, कुछ व्यापार के अंतर्गत व्यापार में झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, जिससे कि हमारे ब्रिटिश लोग जीते, जिससे उन लोगों को और भी निडर हो गए, जिससे कि उसको लगा कि नहीं, मेरा यहाँ पे शासन चल सकता है, तो उन्होंने धीरे धीरे शासन स्टार्ट कर दिया एंड शोषणकारी नीति अपनाई। जो वहाँ के लोग जो थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कम पैसे में उसके कच्चे माल खरीदना स्टार्ट कर दिया एंड बहुत ही छोटे किसानों पर कर लगा दिया, ठीक है। इस तरह से आर्थिक शोषण करने लगे, धन की निकासी एंड भी औद्योगिकीकरण के कारण हमारे किसानों का शोषण हुआ, ठीक है। एंड भू राजस्व व्यापार हुआ, भू राजस्व व्यापार के अंतर्गत जमींदार किसानों से कर लेते थे, इस टाइप से। एंड आर्थिक शोषण क्या हुआ, धन का निकास हुआ, गरीब लोगों से, जो किसान थे उससे कर लिया गया एंड जो उद्योग थी, भी औद्योगिकीकरण में बड़े बड़े फैक्ट्री का निर्माण हुआ, जिससे कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग बंद हो गए एंड भारतीय निर्भरता भारतीय को निर्भर होना पड़ा ब्रिटिश के क्राउन के नीचे, जिससे राजनीतिक एंड आर्थिक एंड सामाजिक सभी रूपों में हमारे
ब्रिटिश के नीचे हमारे इंडियन को झुकना पड़ा। एंड परिणाम क्या हुआ, हमारा देश, किसान, खेती सब गरीब हो गए एंड लोग बेरोजगार हो गए एंड अकाल पड़ गई, खेत बंजर हो गए एंड अकाल पड़ गई, ठीक है। जागृति क्या हुई, राष्ट्रीय चेतना एंड प्रतिनिधित्व। जो लोग बाहर पढ़ाई किए हुए जो हमारे भारत के एजुकेट पर्सन थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने लोगों को समझाया सिखाया एंड क्रांति के लिए प्रेरित किया, जिससे कि हमारे देश में क्रांति हुई एंड हमारे देश को आज़ादी मिली, ठीक है। तो इस तरह से कम्प्लीटली जो हमने आज चैप्टर पढ़ा उसे हमने ईस्वी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर कर लिया फर्स्ट पेज में। एंड सेकंड पेज में हमने देख लिया कि शोषण निर्भरता को चक्र का एक नज़र, जो वन शॉट में कवर हो गया। एंड लास्ट में क्या देखते हैं, लास्ट में देख लो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु को भी कवर कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे पहले तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैंने किस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट मैंने तुमको समझाया कि हमारे देश में ब्रिटिश की स्थापना कैसे हुई, शासन कैसे हुआ, किसानों पर अधिकार कैसे किया गया एंड हमारे देशों में हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने किस तरह से भाग लिया एंड क्रांति कैसे हुई, कौन कौन सा युद्ध हुआ। उसके बाद मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के थ्रू ईस्वी को समझाया, उसके बाद वन शॉट रिवीजन करवाया लास्ट में, ठीक है। उसके बाद मैंने अभ्यास करवाया, अभ्यास में करवा दूंगा। उसके बाद फिर इस तरह से मैं बहुत ही अच्छे से इस तरह से मैं ये जो 1897 की क्रांति है उसे बहुत ही अच्छे से मैंने कंप्लीट किया। तो इसी तरह से मैं आपको वीडियो हर एक टॉपिक पे प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। एक तरह से तो मैं तो समझाऊंगा टॉपिक बाय टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू एंड उसके बाद मैं वन शॉट रिवीजन, उसके बाद ईस्वी के बारे में, उसके बाद लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट क्वेश्चन को भी कवर करूँगा कि आप ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सब मैंने शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सब जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं आप इसका प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जिससे कि और भी अच्छा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो तो ये है हमारा है 12 नंबर, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। आ जाओ देखते हैं फटाफट। ये है हमारा 1898 अधिनियम द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन का स्थानांतरित हो गया। 1898 को हमारे देश पर ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट है अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में लागू किया गया था, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट है धन का निकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। धन का निकास का सिद्धांत किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। 14 नंबर ब्रिटिश भू राजस्व नीति का मुख्य उद्देश्य अधिनियम राजस्व एकत्रित करना था, ठीक है। एंड 5 नंबर पॉइंट है ब्रिटिश ने मशीन निर्मित मामलों ने भारतीय हस्तलिखित एंड कुटीर उद्योग को नष्ट कर दिया, जिससे विउद्योगीकरण कहते हैं। हमारे देश में क्या किया कि बहुत ही बड़े बड़े कंपनियों का स्थापना हुआ, जिससे कि हस्तलिखित एंड कुटीर उद्योग नष्ट हो गए एंड बहुत ही ज़्यादा किसानों का बहुत ही मतलब जो कारीगर थे वो बेरोजगार हो गए। छठा नंबर पॉइंट है रैयतवाड़ी व्यवस्था। किसानों को रैयत से एक वसूलते थे, ठीक। एंड 7 नंबर है भारत के ब्रिटेन के लिए कच्चे माल का स्रोत, तैयार माल का बाजार बना दिया, ठीक है। हमारे देश को ब्रिटेन ने कच्चे माल का स्रोत बना दिया एंड मालों जो बन जाते थे माल उसको बेचने के लिए एक बाजार बना दिया, ठीक है। 8 नंबर है 1897 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1897 विद्रोह के दौरान हमारे देश में एक तरह का महत्वपूर्ण मोड़ था, ठीक है। 9 नंबर है भारतीय सिविल सेवा ICS के प्रशासन की इस्पात का चौखट कहा जाता है। मतलब इसके थ्रू जो थे कि हमारे देश में एक तरह का अगर आपको बड़ी अधिकारी के लिए बड़ी अधिकारी का जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश पढ़ना होगा एंड नहीं पढ़ना इंग्लिश तो आपको छोटा ही जॉब मिलेगा। एंड बड़े अधिकारी सिर्फ इंग्लिश जो ब्रिटिश पर्सन थे वही जॉब करते थे एंड छोटे अधिकारियों को भी नहीं दिया जाता था जॉब, ठीक है। एंड 10 नंबर है ब्रिटिश शिक्षा नीति का एक मुख्य उद्देश्य शासन में मदद के लिए एक क्या है
बाबू वर्ग। बाबू वर्ग का निर्माण करना था, मतलब एक तरह से ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू किया था जिससे कि बंदा पढ़े बट उसमें कॉन्फिडेंट, उसमें एक तरह का क्रिएटिविटी माइंड सेट नहीं हो, एक तरह का सिर्फ नौकरी कर कर करके जीवन गुजारा करने का ही माइंड सेट हो। कहानी क्लियर, ठीक है। इस तरह से एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया गया था, जो कि अभी भी चल रहा है, ठीक है। एंड ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं इसे नहीं बताने वाला, ठीक है, तो आप इसे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एंड उसके बाद देखते हैं क्या। एंड ये हमारा हुआ लास्ट पॉइंट। आप लोगों के बहुत सारे शुभकामनाएं। एंड प्रोवाइडर करण सर, कॉन्टैक्ट नंबर एंड टेलीग्राम आईडी मैं आपको बता दूं तो 10th एंड 12th हैंड रिटन नोट्स, जो कि आप मेरे टेलीग्राम पे जा कर करके इस नोट्स को ले सकते हैं एंड रिवीजन के लिए कर सकते हैं तैयारी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एंड नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय बाय।